स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैं यूपीपीसीएस की इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ चला रहा हूँ, तो उसी सीरीज़ में आज छठा दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं पहला टॉपिक लेकर आई हूँ हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से। इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं। जो अशोक के 12-14 शिलालेख हैं उससे संबंधित है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, हर बार आता है क्वेश्चन इससे, कि 13वें शिलालेख में किस चीज़ का उल्लेख है, या फिर 12वें शिलालेख में किस चीज़ का उल्लेख है, या फिर तीसरे शिलालेख में किस चीज़ का उल्लेख है, या फिर दूसरे। तो चलिए आज हम इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे, फिर उसके बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अब इसमें फैक्ट ही है तो मैं फैक्ट बता देता हूँ इसमें आपको, आप लूसेंट से पढ़ भी सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने जोड़ी है। जो देखिए दूसरे शिलालेख में अशोक के मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, और इसमें जो है वो एक चीज़ और जोड़ी गई थी। जो अशोक का दूसरा शिलालेख है उसमें दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की भी चर्चा की गई है, जो कि लूसेंट में नहीं है। और 4 राजवंश कौन कौन से हैं? तो उसमें जो पहला राजवंश है वो चेर है, दूसरा चोल है, फिर उसके बाद तीसरा पांड्य है, फिर उसके बाद चौथा सत्यपुत्र नाम से उल्लेख किया गया है। तो दक्षिण भारत के 4 राजवंशों की चर्चा की गई है दूसरे शिलालेख में। चलिए फिर तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। मतलब इसमें 2 चीज़ का उल्लेख किया गया है। पहली जो चीज़ है उसमें जो अधिकारी होते हैं वो उनको आदेश दिया गया है कि हर 5 वर्ष के बाद वो जो है दौरा करेंगे। मतलब जो आसपास के क्षेत्र है उसका दौरा करेंगे। और फिर उसमें एक और चीज़ का उल्लेख किया गया है, धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है इसमें। ये 2 चीज़ हो गई। फिर उसके बाद चौथा तो मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। फिर उसके बाद पाँचवा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद छठा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फिर सातवां और आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया, इम्पोर्टेंट माना जाता है। नौवां इम्पोर्टेंट है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। फिर उसके बाद 11वां इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म का मतलब होता है समन्वय के साथ रहना। अशोक ने एक तरीके से धम्म का मतलब बताया था कि सब लोग साथ में रहें बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ऐसा। फिर उसके बाद 12वां जो है शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। धार्मिक समन्वय की बात कही गई थी 12वें शिलालेख में, इम्पॉर्टेंट है। और स्त्रियों के बारे में बात कही गई थी। फिर 13वें शिलालेख में बात कही गई, इसमें कलिंग युद्ध का बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये शिलालेख। तो इसमें कलिंग मतलब अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि कलिंग युद्ध जो है उसका किस शिलालेख में उल्लेख किया गया है, तो आपको बताना होगा कि 13वें शिलालेख में। फिर उसके बाद देखते हैं, इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। 14वां जो है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये आपका हो गया। मैं इसको पीडीएफ भेज दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए चलते हैं आगे। अच्छा देखिए, कल मैंने डिस्कस किया था जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, दोनों की समानताओं के बारे में और कुछ अंतर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं कल बता नहीं पाया, मैं थोड़ा सा दिमाग से मेरे निकल गया। तो मैं आज दोनों की जो समितियाँ होती हैं उसको बताना चाहूँगा। तो जैन धर्म में जो पहली समिति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व हुई थी, और जिसके जो मतलब जिसके अध्यक्ष हैं वो स्थूलभद्र थे, और ये जो हुई थी वो पाटलिपुत्र थी। अच्छा, एक चीज़ को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी थी। फिर आगे चलते हैं। जो दूसरी समिति हुई
वो 512 ईस्वी में हुई है और वल्लभी गुजरात में हुई है, ये क्षेत्र है गुजरात का वल्लभी। फिर उसके बाद इसके जो अध्यक्ष हुए हैं वो क्षमाश्रवण हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद बौद्ध धर्म की समितियों को देखते हैं। ये देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है वो 483 ईसा पूर्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछा ही जाता है बार बार। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है वो 483 ईसा पूर्व हुई है और जो स्थान है वो राजगृह। फिर उसके बाद इसके अध्यक्ष जो रहे हैं वो महाकश्यप रहे हैं। फिर किसके शासनकाल में हुआ है प्रथम संगीति? तो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो हुई है 383 ईस्वी में ईसा पूर्व में। फिर उसका स्थान जो है वो वैशाली है और इसके अध्यक्ष जो रहे हैं वो सभाकामी रहे हैं, सभाकामी। और किसके शासनकाल में हुई है? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो उसका समय क्या है? तो वो 350 ईसा पूर्व है और इसका जो स्थान है वो पाटलिपुत्र है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो मोगलीपुत्र तिस्य है। किसके शासनकाल में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। फिर उसके बाद जो आखिरी चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो 98 ईस्वी में हुई थी। कश्मीर के कुंडलवन, मतलब ये जो क्षेत्र है ये कुंडलवन, ये कश्मीर में है। फिर उसके बाद इसके अध्यक्ष जो रहे हैं वसुमित्र और अश्वघोष रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक आता है तो ऑप्शन लगा सकते हैं। फिर कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी ये समिति। आगे चलते हैं। अच्छा, मौर्य काल में कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थशास्त्र में जो कुछ मंत्री है तो उसको प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं? जैसे मंत्री है तो प्रधानमंत्री बोलते थे, पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग का प्रधान बोलते थे। मतलब उस टाइम का जो शब्द है वो आज से क्या मायने रखता है? जैसे कि पौर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पौर का क्या मतलब है? तो नगर का कोतवाल। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। तो इम्पोर्टेंट इसमें माना जाता है दौवारिक, राजकीय द्वार रक्षक है। फिर उसके बाद अंतर्वेदिक, अंतापुर का अध्यक्ष। फिर उसके बाद समाहर्ता, इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है पेपर में। समाहर्ता आय का संग्रह करता, मतलब आय को कलेक्ट करने वाला। सन्निधाता राजकोषीय कोषाध्यक्ष, रेवेन्यू ऑफिसर, कुल मिला के ये कह सकते हैं हम लोग। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष। फिर उसके बाद प्रदेष्ठी, अभी आया नहीं है प्रदेष्ठी, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा अध्यक्ष। और मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं, मंत्री परिषद अध्यक्ष, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक। दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैं कुछ अधिवेशनों को लेकर आया हूँ, जैसे कि क्या होता है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उन सभी का ये क्रक्स है, मतलब कि कौन सा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन रहा है, इसकी विशेषता क्या है। मैं इसको आज बता दूंगा, 5 मिनट में, 5 मिनट लगेगा, मैं बता दूंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और काफ़ी जल्दी मैं बता दूंगा इसको। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाएगी। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया गया है। तो जो पहला अधिवेशन होगा वो 1885 में हुआ है और स्थान जो है वो बम्बई है और इसके अध्यक्ष जो हुए हैं वो WC बनर्जी, वो उमेश चंद्र बनर्जी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पहला कहाँ हुआ, ये सब इतना मैं अभी बता दूंगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। देखिए दादा भाई नौरोजी इम्पोर्टेंट एक पर्सनालिटी है। तो ये जो दूसरा
अधिवेशन है ये किसने अध्यक्षता की, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। फिर उसके बाद पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा, फिर उसके बाद चौथा जो अधिवेशन है जॉर्ज यूल ने किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष हैं, मतलब कि अंग्रेज़ों में ये प्रथम अंग्रेज़ी अध्यक्ष हुए हैं जॉर्ज यूल। इन्होंने चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता की है इलाहाबाद में। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर दादा भाई नौरोजी ने एक दोबारा से अध्यक्षता करी है, वो लाहौर में अधिवेशन हुआ है। फिर चलिए चलते हैं, फिर पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 12वां अधिवेशन है ये। फिर इसकी अध्यक्षता जो करी थी रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार वंदे मातरम किसके अधिवेशन में गाया गया था, तो फिर आप बोल सकते हैं कि रहमतुल्लाह सयानी। अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये पूछ लेंगे कि 11, 12, 13, 14, तो आपको 12वां अधिवेशन लगाना होगा या आपको रट के जाना होगा। फिर जो 15वां अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ है 1899 में। रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता करी है, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 18वां 1902 में अहमदाबाद में हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब जो अध्यक्षता करी है वो 20वां अधिवेशन है, जो एक मिनट मुझे देख लेते हैं। देखिए 19वां पिछले वाले पेज पे था और ये 20वां है। चलिए, असल में डेट याद रहती नहीं है ना कि कौन सा 20वां था या 19वां था, इतना एग्जैक्ट नहीं याद रहता है। चलिए, तो ये 20वां अधिवेशन है, 1904 में बम्बई में हुआ था, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, 21वां अधिवेशन है ये, और 1905 में इसका वर्ष है। और विदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल में, जब मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तभी का ये अधिवेशन है। फिर उसके बाद 21वां अधिवेशन जो था वो पहली बार स्वराज शब्द दिया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, मतलब इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। मतलब इस अधिवेशन में विशेषता यही है कि पहली बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में दिया गया, तो आपको बताना होगा कि पहली बार स्वराज शब्द का जो स्वराज शब्द है वो 21वें अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो इसको सूरत विभाजन भी बोलते हैं, 1907 को। तो इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। फिर उसके बाद फिर देखते हैं आगे, अगर देखा जाए तो पहली बार जन गण मन कब गाया गया, तो ये 26वां जो है अधिवेशन था, 1911 में था, और बिशन नारायण धर ने गाया था। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1916 में जो ये अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, मतलब एक हो गई थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों। फिर उसके बाद 1918 में, अच्छा देखिए पहला ये देखिए 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट रही है, प्रथम भारतीय महिला। अच्छा अभी आगे आएगा जिसमें प्रथम भारतीय महिला नहीं है एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो होंगी वो सरोजिनी नायडू होंगी, जो 1925 में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं, अभी आएगा। तो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कब हुआ, तो लाला लाजपत राय, इतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है मुझे।
अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं ये। 1923 में अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। अच्छा देखिए, बेलगांव में 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी, इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, 1924 में। अब देखते हैं, फिर उसके बाद देखिए आ गया 1925 उसमें कानपुर में हुआ है। तो ये जो है ये प्रथम भारतीय महिला हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। फिर आगे देखते हैं, पूर्व स्वाधीनता की मांग करी गई थी डॉक्टर M.A. अंसारी द्वारा 1927 में। फिर उसके बाद लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर दी इसमें। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष हुए थे, तो इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया था, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अधिवेशन। मौलिक अधिकारों को अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो यहाँ से शुरू होता है मौलिक अधिकार। मतलब 1931 में कराची में ये अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद गांव में जो अधिवेशन, प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ है वो फैज़पुर में हुआ है, जिसके अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। फिर उसके बाद हरिपुरा में 1938 में, हरिपुरा जो कि गुजरात में है, सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, अब त्रिपुरी एक जगह है त्रिपुरी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। फिर उसके बाद रामगढ़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरठ भी इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे। फिर उसके बाद सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी वो की गई थी, मैं कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट बता देता हूँ। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी वो किस अधिवेशन में की गई थी अगर बात किया जाए तो वो की गई थी कांग्रेस का दूसरा विभाजन, मतलब कि 1918 में हसन इमाम के इसके जो है अध्यक्ष थे मुंबई में 1918 में। तो इसमें कांग्रेस में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी अधिवेशन में। फिर आगे चल के देखते हैं, कुछ तथ्य हैं। जॉर्ज यूल जो थे, अभी मैंने बताया कि ये प्रथम जो है अंग्रेज़ी, मतलब अंग्रेज़ों से, मतलब अंग्रेज़ी प्रथम अध्यक्ष थे ये। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। तो ये आपका पूरा हो गया है। मैं डाल दूँगा इसकी PDF, तो आप देख सकते हैं इसको टेलीग्राम चैनल पे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा मैं कुछ एक टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड लेकर आया हूँ। इसमें आपको मानवाधिकार से संबंधित कुछ तथ्य बताऊँगा जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में। फिर इसके अध्यक्ष व नियुक्ति राष्ट्रपति के उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। मतलब इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक समिति बनती है, और उस समिति में लोग होते हैं और राष्ट्रपति ये समिति बनाता है। तो इस समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं उसको वैसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं इस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे। तो पहले सदस्य तो PM हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी हमारे। फिर उसके बाद दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, फिर तीसरे राष्ट्रपति के उपसभापति। फिर उसके बाद अच्छा आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि इस समय राष्ट्रपति के उपसभापति कौन है। फिर उसके बाद 1, 2, 3 हो गए। फिर उसके बाद चौथे होंगे संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब कि विपक्षी नेता 4। फिर उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे, 5 लोग समिति में शामिल होंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। और इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्नियुक्ति होती है या नहीं, तो हाँ होती है, इन लोगों की पुनर्नियुक्ति होती है। फिर देखते हैं, अब जो ये क्या बोलते हैं,
एक मिनट। हाँ, तो इस जो मानवाधिकार आयोग है इसमें रहता कौन कौन है, तो चलिए देखते हैं। एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, और वो अध्यक्ष क्या हो सकता है, तो देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं, या कोई भी, है ना, या मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और या फिर अन्य न्यायाधीश। फिर उसके बाद फिर एक सदस्य, और वो सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। फिर उसके बाद दूसरे एक और सदस्य हाई कोर्ट में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। फिर उसके बाद 3 व्यक्ति जो होंगे, पहला व्यक्ति होंगे मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी, या फिर मतलब 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित जानकारी होना चाहिए, और उसमें से तीनों में से एक महिला आवश्यक, मतलब एक महिला होनी चाहिए, आवश्यक है ये। फिर देखते हैं आगे। अच्छा, 7 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे। पूर्णकालिक मतलब कि वो किसी पद पे हैं, उनको इसमें सिर्फ नियुक्त किया जाएगा बस। देखते हैं 7 लोग कौन कौन से होंगे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इन सभी के अध्यक्ष। फिर देखते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त की NHRC का सदस्य नियुक्त होगा इसमें, ये भी है। फिर आप देखते हैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आता है। तो 3 माह के अंदर जवाब देना होता है इसको, मतलब अगर इसके पास कोई केस आता है तो इसको 3 महीने के अंदर जवाब देना होगा। फिर उसके बाद इसका जो ये मामले जो ये देखेगा वो 1 साल के अंदर के मामले होना चाहिए। अगर इसके पास कोई मामला आता है तो वो 1 साल के अंदर ही होना चाहिए, वो मामला हुआ हो। फिर उसके बाद मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान, मतलब ये मानवाधिकार क्षेत्र के अनुसंधान के लिए भी कार्य करते हैं। फिर उसके बाद दीवानी अदालतों की शक्ति होती है, इनको मुआवजे या हर्जाने का भी भुगतान ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार होता है इनके पास। पूरा पॉइंट ये होगा, सॉरी, मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार होता है इनके पास। और दीवानी अदालतों के अधिकार, मतलब दीवानी अदालतों की शक्तियाँ भी होती है इनके पास। तो कहने का ये मतलब है, ये किसी को मतलब समन भी भेज सकते हैं कि हाँ अदालत में आप पेश होइए, ऐसा कुछ, मतलब कोई किसी को मतलब बुला सकते हैं, ऐसा भी इनके पास शक्ति है, क्योंकि दीवानी अदालत में ये आ जाता है, मैंने अभी जो बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।